बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एलन चित्रवाल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इसके लिए मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज का अपना टॉपिक है पशुपालन से संबंधित औषधियाँ। तो जो भी देखो, पशुपालन में कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और उसका यूज करके पशुओं को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पशुपालन से संबंधित औषधियों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो देखो, बात करते हैं पहले नंबर 1 पे जीवाणुरोधक या जीवाणुरोधक को हम रोगाणुनाशक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रोगाणुनाशक, सॉरी रोगाणुरोधक। जीवाणुरोधक या रोगाणुरोधक मतलब समझो इसका। देखो, रोधक का मतलब रोकना, रोधक का मतलब क्या होता है? रोकना। वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीवाणुरोधक या रोगाणुरोधक। यहीं पर एक चीज और बताता हूं, उसके एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा आपको। दूसरा देखा जीवाणुनाशक, हमारे पास में दूसरा क्या आ गया? जीवाणुनाशक या जिसको हम रोगाणुनाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणुनाशक भी कहते हैं। अब यहां पर देखो, इसको यदि दोनों को समझ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां एक जगह आ रहा है जीवाणुनाशक यानी रोगाणुनाशक, और दूसरी जगह अपने पास में शब्द आया जीवाणुरोधक या रोगाणुरोधक। वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, ओनली और ओनली किसको रोक रही है? वृद्धि को रोक रही है, वो क्या कहलाती है? जीवाणुरोधक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीवाणुरोधक कहलाती हैं। दूसरी चीज, वे औषधियां जो जीवाणुओं का नाश करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, वो क्या कहलाती है? जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक कहलाती हैं। आ गया समझ में? यानी ये क्या कर रही है? ये तो वृद्धि को रोक रही है, ये संपूर्ण रूप से उसको नष्ट कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आ जाना चाहिए। वृद्धि को रोकने वाली जीवाणुरोधक और वृद्धि को रोकने के साथ साथ उसको नष्ट भी करती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवाणुनाशक कहते हैं। ठीक है। अब जैसे अपने पास में क्या आ गया, जैसे बोरिक एसिड है, एग्जाम्पल हम यहां देख रहे हैं। तो अपने पास में जैसे बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड क्या करता है? ओनली वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। तो जैसे बोरिक एसिड आ गया। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में जैसे लाल दवा, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आ गया? जैसे लाल दवा आ गया। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे आयोडीन। और चौथा एग्जाम्पल लाल दवा आयोडीन हो गया। और इसके अलावा अपने पास में और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, जैसे डिटोल। एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने? डिटोल एग्जाम्पल यहां ले लिया। तो ये तो क्या करती है? ये किस प्रकार की औषधियां हैं? वृद्धि को रोकने वाली औषधियां। किस प्रकार की औषधियां हैं? वृद्धि को रोकने वाली औषधियां हैं। वृद्धि को रोकने वाली औषधियां क्या कहलाई? रोधक। क्या कहलाई? रोधक। एग्जाम्पल देखा बोरिक एसिड, लाल दवा, आयोडीन और डेटॉल। फिर बात करते हैं जीवाणुनाशक, यानी वृद्धि को रोकने के साथ साथ उनको नष्ट कर देती है, उनको कहा जाता है जीवाणुनाशक। यहां एग्जाम्पल हमने देखा जैसे फिनाइल। एग्जाम्पल क्या देखा? फिनाइल। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया फिनोल। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया फिनोल, जिसको फिनोल को क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। कार्बोलिक
एसिड। तो अपने पास में दूसरा एग्जाम्पल आ गया फिनोल। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर चूना। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आ गया, चूना। और चौथा एग्जाम्पल हमारे पास में आता है लाइसोल। चौथा एग्जाम्पल क्या देखा, लाइसोल। चार एग्जाम्पल दोनों चीजों के आगे। देखो जीवाणु रोधक, रोधक का मतलब वृद्धि को रोकने वाला, और वृद्धि को रोकने का कार्य कौन कर रहा है, बोरिक एसिड, लाल दवा, डिटॉल और आयोडीन। फिर बात की हमने जीवाणु नाशक। जीवाणु नाशक को क्या कहते हैं, रोगाणु नाशक। नाशक का मतलब क्या होता है, नाश करना। नाश करने का मतलब नष्ट करना। नष्ट करने वाली औषधियां, फिनाइल आ गया, फिनोल आ गया। फिनोल को क्या बोला, कार्बोलिक एसिड। उसके बाद चूना एग्जाम्पल आ गया और लाइसोल एग्जाम्पल आ गया। इसके बाद में तीसरी औषधि देखते हैं, रेचक या विरेचक। क्या आ गया अपने पास में, रेचक या विरेचक। रेचक या विरेचक का मतलब होता है कि वे औषधियां जिनके प्रयोग से दस्त लगते हैं, दस्त आने लगते हैं, दस्त लाने का जो कार्य करती है, उनको कहा जाता है रेचक या विरेचक। तो यहां बता दीजिए, दस्त लाने वाली औषधियां, दस्त लाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं, रेचक या विरेचक कहलाती हैं। ठीक है, अब बात कर, दोनों शब्द याद रखना है, रेचक भी याद रखना है, विरेचक भी याद रखना है। अब यहां पर हमने बात की है, रेचक या विरेचक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ये रेचक। यानी 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, तो देखो एक रेचक ऐसा होगा जिसका प्रयोग करने से थोड़े कम दस्त लगेंगे। दूसरा रेचक इस प्रकार का होगा जिसका प्रयोग करने से मध्यम दस्त लगेंगे, जिसको मृदु रेचक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, मृदु रेचक कहते हैं। और तीसरा ऐसा रेचक होगा जिसका प्रयोग करने से अति शीघ्र क्या हो जाते हैं, दस्त लगने लगते हैं और बहुत मात्रा में लगते हैं, तो उसको कहा जाता है रेचक या विरेचक। तो यहां पर सबसे पहला यानी देखा हमने हल्के रेचक, 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा, पहला देखा हल्का रेचक, जिनका प्रयोग करने से कम दस्त लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, हल्का रेचक कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहां देखा इसबगोल। इसबगोल एग्जाम्पल कौन सा होगा, हल्का रेचक होगा। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखा हरा चारा। हरे चारे का प्रयोग करने से क्या होता है, दस्त लगने लगते हैं। और उसके बाद में देखा हमने साइलेज। ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास में कौन से हो गए, हल्के रेचक हो गए। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से, इसबगोल, हरा चारा और साइलेज। देखो हरा चारा आप नॉर्मल आमतौर पे हम घर पे यूज में लेते हैं। हरा चारा जब वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं, उसी कंडीशन में पशुओं को क्या लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। तो हरा चारा किस प्रकार का रेचक हुआ, हल्का रेचक हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं मृदु रेचक। वे रेचक जिनका प्रयोग करने से मध्यम दस्त लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम मृदु रेचक के नाम से जानते हैं। यहां देखो हमने देखा अरंडी का तेल। जो अरंडी का तेल है वो किसके अंतर्गत आया, मृदु रेचक के अंतर्गत आया। अरंडी के तेल के अलावा अलसी का तेल, अलसी का तेल, और अलसी के तेल के अलावा यहां पर हम काम में लेते हैं मेघशल्फ। क्या काम में लेते हैं, मेघशल्फ। इस मेघशल्फ का प्रयोग रेचक के रूप में करते हैं, और कौन से रेचक के रूप में करते हैं, मृदु रेचक के रूप में करते हैं। उसके बाद देखिए तीव्र रेचक। नेक्स्ट हमारे पास में आया तीव्र रेचक। वे रेचक जिनका प्रयोग करने से तेज दस्त लगते हैं, और ऐसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, एक तो क्रोटन का तेल। किसका तेल, क्रोटन का तेल। ये कौन सा रेचक है, तीव्र रेचक है। और दूसरा लेंगे बेरियम क्लोराइड का इंट्रावेनस इंजेक्शन। बेरियम क्लोराइड का इंट्रावेनस इंजेक्शन।
ये कौन सा रेचक हो गया? तीव्र रेचक हो गया। ठीक है, आगे समझ में। रेचक 10 लाने का काम करे उसको रेचक कहेंगे। 3 प्रकार का रेचक आया, हल्का रेचक, मृदु रेचक और तीव्र रेचक। हल्के रेचक के अंतर्गत इसबगोल, हरा चारा और साइलेज। मृदु रेचक के अंतर्गत अरंडी का तेल, अलसी का तेल और मैक्सल। और तीव्र रेचक के अंतर्गत क्रोटन का तेल और बेरियम क्लोराइड का इंट्रावेनस इंजेक्शन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट औषधि नंबर 4। नेक्स्ट औषधि के रूप में लेते हैं उत्तेजक। नेक्स्ट औषधि के रूप में क्या लिया? उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब वे औषधि जिसका प्रयोग करने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाए। शरीर में क्या हो जाए? उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, उसको कहा जाता है उत्तेजक। और ऐसे कौन से एग्जाम्पल देखेंगे हम? जैसे एल्कोहल है। एल्कोहल किस प्रकार का है? उत्तेजक हो गया। तो एल्कोहल हो गया, कपूर हो गया और कैफीन हो गया। एल्कोहल, कपूर और कैफीन ये किस प्रकार की हो गई? उत्तेजक औषधि हो गई। मतलब समझा दिया मैंने, वे औषधियां जिनका प्रयोग करने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाए उसको क्या कहा जाता है? उत्तेजक कहा जाता है। और ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो उत्तेजना का कार्य करती है? एल्कोहल, कपूर और कैफीन। उसके बाद देखिए नंबर 5, प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविकी जो शरीर में क्या करती है? एक शरीर का जो भी है जो भी एंटीबॉडी है उसका काम करती है, उसको कहा जाता है प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स। ऐसे यानी औषधियां कौन सी हैं जो एंटीबायोटिक्स का कार्य करती हैं? तो देखो जैसे पेनिसिलिन है। कौन सी औषधि? पेनिसिलिन है। दूसरी औषधि हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरी औषधि अपन कौन सी बात करें? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और तीसरी औषधि देखते हैं क्लोरोमाइसेटिन। तो ये औषधियां किस प्रकार की है? प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक औषधियां हैं। ठीक है, तो यहां एग्जांपल देखो, क्लोरोमाइसेटिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आ गया समझ में। प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स जो औषधियां हैं उनमें आता है क्लोरोमाइसेटिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 देख लेते हैं कृमिनाशक। कृमिनाशक औषधियों का मतलब शरीर में उपस्थित कृमियों को नष्ट करने वाली औषधियां कृमिनाशक कहलाती है। शरीर में जो भी कृमि उपस्थित है उनको नष्ट करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? कृमिनाशक औषधियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा तारपीन का तेल। जैसे एग्जाम्पल कौन सा देखा? तारपीन का तेल। दूसरा एग्जाम्पल देखा फेरस सल्फेट। तीसरा एग्जाम्पल देख लिया नीला थोता। नीला थोता, तारपीन का तेल हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, नीला थोता हो गया, फिनोविस। और निकोटीन सल्फेट।
ये औषधियां किस प्रकार की हो गई? कृमिनाशक। कृमिनाशक का मतलब वापस बता देता हूं, वे औषधियां जो शरीर में उपस्थित कृमियों को बाहर निकालने के लिए नहीं बोल रहा, सॉरी, क्योंकि शब्द जुड़ा हुआ है नाशक। नाशक का मतलब नष्ट करने वाली। तो शरीर में उपस्थित जो कृमि है उनको नष्ट करने वाली औषधियां क्या कहलाती है? कृमिनाशक कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत जैसे तारपीन का तेल है, फेरस सल्फेट है, नीला तोता है, फिनोविस है, निकोटीन सल्फेट है, ये क्या करती है? कृमिनाशक का कार्य करती है। आ गया समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट औषधि। कोई भी औषधि में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नंबर 7, और नंबर 7 पे हम लेते हैं स्तंभक। नंबर 7 पे कौन सी औषधि ले रहे हैं? स्तंभक। देखो पहले स्तंभक का मतलब समझो। स्तंभक का मतलब होता है कि वे औषधियां जिनका प्रयोग करने से, कभी देखो थोड़ा सा जनरल भाषा में बता देता हूं, कभी कभी हमारे को क्या होता है, चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद में क्या होता है, शरीर से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण से कुछ ही समय में वो जो ब्लड होता है, बहता हुआ ब्लड होता है, वो क्या होता है, रुकना बंद कर देता है, रुक जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्तंभक कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसको मैं समझाने का जो मेरा प्रयास है वो ये है, इसको इजी वे में समझो कि वे औषधियां जिनका प्रयोग करने से जो रक्त वाहिनियों में बह रहा रक्त है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो ठीक है, यानी बहना बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्तंभक कहते हैं। अर्थात वे औषधियां जो रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न करने का कार्य करती है और संकुचन उत्पन्न कर बहते हुए रक्त को रोक देती है, उसको क्या कहते हैं? स्तंभक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार वापस बता देता हूं। वे औषधियां जो रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न कर देती है और संकुचन उत्पन्न कर बहते हुए रक्त को रोक देती है, उसको कहते हैं स्तंभक। अब ये दो प्रकार के स्तंभक होते हैं, एक होता है बाह्य स्तंभक और एक होता है आंतरिक स्तंभक। एक हमारे पास में कौन सा आ गया? बाह्य स्तंभक, और दूसरा आ गया आंतरिक स्तंभक। बाह्य स्तंभक और आंतरिक स्तंभक। मतलब यहाँ बाह्य स्तंभक का मतलब जहां पर चोट लगी है वहां पर आप डायरेक्ट लगा रहे हो बाहर से, उसको कहा जाता है बाह्य स्तंभक। और आंतरिक स्तंभक का मतलब होता है उस पशु को आप क्या कर रहे हो, शरीर में दे रहे हो, उसको कहा जाएगा आंतरिक स्तंभक। यानी वो औषधि शरीर में जाकर क्या करेगी, संकुचन पैदा करने का कार्य करेगी, उसको कहा जाएगा आंतरिक स्तंभक। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, जैसे टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं? बाहरी रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? बाहरी रूप से करते हैं। फिटकरी है, फिटकरी को भी हम क्या करते हैं? बाहरी रूप से लगाते हैं। तो वो दोनों एग्जांपल किसमें आ जाते हैं? बाह्य स्तंभक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एग्जांपल बता दीजिए। टिंचर आयोडीन, पहला एग्जांपल हमारे पास में कौन सा आ गया? टिंचर आयोडीन। और दूसरा एग्जांपल हमने दे दिया फिटकरी। दूसरा एग्जांपल कौन सा दे दिया? फिटकरी। अब बात करते हैं आंतरिक स्तंभक की। आंतरिक स्तंभक का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, शरीर के अंदर दी जाने वाली जो औषधि होगी वो आंतरिक स्तंभक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आंतरिक स्तंभक कहलाएगी। यानी शरीर में जाके और उसके बाद में बहते हुए रक्त को रोकने का कार्य करेगी, वो कहलाएगी आंतरिक स्तंभक। इसके अंतर्गत जैसे हमने एग्जांपल दिया अफीम, कत्था, खड़िया,
अफीम तथा और खड़िया, इनको हम कहां देते हैं? शरीर के अंदर देते हैं। और ये शरीर के अंदर देने के कारण क्या कहलाई? आंतरिक स्तंभक कहलाई। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट औषधि। बहुत इजी टॉपिक है और इस इजी टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझ लेना। बहुत ही इजी टॉपिक है, चाहे वो किसके लिए माना जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल में यहां से भी कोई चीज, जब 12th का प्रैक्टिकल लगता है उस 12th के प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा सीनियर वाले बच्चे भी इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मृदन तेल। मृदन तेल वह तेल जिसका प्रयोग मालिश के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मालिश के रूप में किया जाता है। वह क्या कहलाता है? मृदन तेल कहलाता है। अरे जिस तेल का प्रयोग हम क्या करते हैं? मालिश के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मृदन तेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया तारपीन का तेल। तारपीन के तेल से भी मालिश करते हैं। तारपीन का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब तेल किस काम में आते हैं? मृदन तेल के रूप में काम में आते हैं, यानी मालिश के रूप में काम में आते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट औषधि के रूप में गैस हर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया? गैस हर। गैस को हरने वाली, शरीर में गैस बन जाती है, उस गैस को कम करने का कार्य करने वाली औषधियां क्या कहलाएगी? गैस हर कहलाएगी। अब जैसे अपने मसाले वाले जो मसाले हैं, जैसे जीरा, सौंफ, मेथी, ईथर, ये किस काम में आते हैं? गैस हर के रूप में काम में आती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट आ गया नंबर 10वीं औषधि वमनकारी। नेक्स्ट औषधि के रूप में क्या लिया हमने? वमनकारी। वमनकारी का मतलब होता है जिनका प्रयोग करने से वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, वो औषधियां क्या कहलाती हैं? वमनकारी कहलाती हैं। वोमिटिंग, शरीर में क्या होता है ना, वोमिटिंग, उल्टी आ जाती है। वो उल्टी आने के लिए हम कोई चीज ले रहे हैं जिसके कारण से उल्टी हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वमनकारी औषधियां कहलाती हैं। जैसे नीला तोता। नीला तोता खाने से क्या होती है? उल्टी हो जाती है। ज्यादा नमक खाने से भी उल्टी हो जाती है। तो देखो एग्जांपल हम याद तो इस हिसाब से करो, क्या आपको क्या हो जाए, क्वेश्चन अच्छी तरह से आप उसको क्लियर कर सको, याद कर सको। तो नीला वमनकारी वोमिटिंग के रूप में काम में लेते हैं। नीला तोता हमने काम में लिया, आपने नमक काम में लिया, फिटकरी हम काम में ले सकते हैं। फिटकरी और जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, नीला तोता हो गया, नमक हो गई, फिटकरी हो गई और जिंक सल्फेट हमने हमारे पास में एग्जांपल आ गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 11, और नंबर 11 पे देखा हमने निश्चेता। निश्चेता, चेतक का मतलब चेतना। चेतक का थोड़ा सा मतलब देखो, थोड़ा सा इसको ब्रॉडकास्ट रूप में यूज में लो शब्द को। निश्चेता, चेतना को गायब कर दे, चेतना को गायब कर दे, उसको कहा जाता है निश्चेता। अरे हमारे प्रेजेंट में क्या है? शरीर में चेतना है और हम ऐसी कोई दवाई ले ले जिसके कारण बेहोश हो जाए, उसको कहा जाता है निश्चेता। यानी वे औषधियां जिनका प्रयोग करने से शरीर अचेतन हो जाता है, शरीर की चेतना गायब हो जाती
जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं, वो औषधियां क्या कहलाती है? निश्चेतक कहलाती है। और निश्चेतक के रूप में जैसे क्लोरोफॉर्म का यूज करते हो, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका यूज हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर नाइट्रस ऑक्साइड, कौन कौन सी औषधियां आ गई हमारे पास में? क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड। इनका प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? शरीर को अचेतन करने के काम में ले रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गंधहार, गंध को हरने वाली। नंबर 12, और नंबर 12 पे अपने पास में क्या आ गई? गंधहार। वे औषधियां जो गंध को हरने का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? गंधहर कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, फिनाइल। दूसरा एग्जाम्पल आ गया ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में कौन सा आ गया? ब्लीचिंग पाउडर। फिनाइल का यूज आपने देखा होगा अस्पतालों के अंतर्गत हम करते हैं। अस्पतालों में पोछा जो लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? फिनाइल का लगाते हैं, जिसके कारण से वहां मक्खी मच्छर नहीं होते हैं। तो वो गंध हरने, जो भी हॉस्पिटल की दवाइयां हैं उनकी जो गंध होती है उसको दूर करने के काम में लिया जाता है। तो अपने पास में गंधहार यानी वे औषधियां जिनको गंध हरने के काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल देखा फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 13, ज्वर रोधी। नेक्स्ट 13 पे अपने पास में क्या आ गया? ज्वर रोधी। ज्वर बुखार, ज्वर का मतलब बुखार, यानी बुखार को रोकने का काम करने वाली औषधियां क्या कहलाएगी? ज्वर रोधी कहलाएगी। इसके अंतर्गत जैसे हम एस्प्रिन गोली का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? एस्प्रिन लेते हैं, तो एस्प्रिन हमारे पास में आ गया कुनेन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में कौन सा आ गया? कुनेन। और तीसरा एग्जांपल हमारे पास में आता है सैलिसिलिक अम्ल। तीसरा एग्जांपल हमारे पास में कौन सा आ गया? सैलिसिलिक अम्ल। ज्वर रोधी, ज्वर को कम करने वाले, बुखार को कम करने वाली, रोकने वाली क्या कहलाएगी? ज्वर रोधी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 14 के ऊपर, और नंबर 14 पे हम लेते हैं कफोत्सर्ग। नंबर 14 पे क्या ले लिया? कफोत्सर्ग। वे औषधियां जो अपने गले में क्या बन जाता है? कफ बन जाता है। उस कफ को, वो कफ क्या होता है? फेफड़ों में जमा होता है। तो कफोत्सर्ग यानी उस कफ को रोकने का काम करे, उस कफ को बाहर निकालने का काम करे, उसको कहा जाता है कफोत्सर्ग। यानी जो भी कफ बना उस कफ को बाहर निकालने के काम में ली जाने वाली औषधियां क्या कहलाएगी? कफोत्सर्ग कहलाएगी। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं अमोनिया और उड़नशील तेल। अमोनिया और उड़नशील तेल, ये अपने पास में क्या आ गई? कफोत्सर्ग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कफरोधक, यानी नेक्स्ट लेते हैं कफरोधी या कफरोधक। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अपने आप ही समझ में आ जाएगा भी। कफरोधी, कफ को बनने से रोकने वाली औषधियां कफरोधी कहलाएगी, और कफ बन जाने के बाद में उसको शरीर से बाहर निकालने वाली औषधियां कफोत्सर्ग कहलाएगी। कफोत्सर्ग के अंतर्गत एग्जांपल दिया अमोनिया और उड़नशील तेल, और कफरोधी के अंतर्गत एग्जांपल देंगे अफीम और बेलाडोना। अफीम और बेलाडोना, ये दो एग्जांपल हमने किसके अंतर्गत दे दिए? कफरोधी के अंतर्गत दे दिए। चलो
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 16 और 16 पे लेते हैं दाहक। नंबर 16 पे कौन सी ले ली? दाहक। दाहक का मतलब जलाना। दाहक का मतलब क्या होता है? जलाना। यानी जो वे औषधियां जो क्या करती है, कोई भी अंग को जलाने के काम में लेते हैं, कोई भी जगह होती है उसको उसके उत्तक को नष्ट करने के काम में ली जाने वाली औषधियां क्या कहलाती है? दाहक कहलाती है। कोई भी पशु का शरीर बाहर क्या हो गया? खराब हो गया, और उस खराब भाग को क्या करेंगे? जलाकर उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? दाहक कहलाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल कौन सा आ गया? कॉपर सल्फेट। लाल दवा फिनोल। लाल दवा फिनोल। फिनोल का मतलब कार्बोनिक एसिड। जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। ये औषधियां किस प्रकार की होती है? दाहक औषधियां होती हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 17, परजीवी विघ्न। परजीवी विघ्न, परजीवियों को दूर करने का कार्य करने वाली औषधियां क्या कहलाती है? परजीवी विघ्न कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट। एग्जाम्पल क्या लिया? जैसे कॉपर सल्फेट, मिथाइल पैराथियन। मिथाइल पैराथियन जो घर पे आप पाउडर काम में लेते हो वो कौन सा होता है? मिथाइल पैराथियन होता है। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल और दिया, फिनाइल। क्या गया? कॉपर सल्फेट, मिथाइल पैराथियन और फिनाइल। ये किस प्रकार की औषधियां हैं? परजीवी विघ्न औषधियां हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 18, पीड़ाहारी। पीड़ा को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाएगी? पीड़ाहारी कहलाती है। कोई भी दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए कोई औषधि का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हो? पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। देखो इसके अंतर्गत हम काम में लेते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन की गोली काम में लेते हो, वो एस्प्रिन की गोली किस काम के लिए काम में लेते हैं? पीड़ाहारी के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा भांग। तो पीड़ाहारी जो औषधियां हैं उसके अंतर्गत एस्प्रिन आ गई, भांग आ गया। कपूर, कपूर का यूज भी किसके रूप में कर सकते हो? पीड़ाहारी के रूप में कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 19। इसके बाद देखते हैं एंटीडोट्स। एंटीडोट्स किसे कहते हैं? एंटीडोट्स जो जहर को कम करने का कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने देखा, साइनाइड विष के लिए लोहे लवण हम काम में लेते हैं। साइनाइड विष के लिए लोहे लवण, जो साइनाइड जहर होता है उस साइनाइड जहर के लिए क्या काम में ले लिया? लोहा लवण काम में ले लिया। ये हमने क्या देख लिया? जितनी भी औषधियां थी उनका वर्गीकरण देखा। उसके बाद हमारे को क्या करना है? इन औषधियों को विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले
देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं फिनाइल। हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनका उपयोग वगैरह पढ़ेंगे। फिनाइल, ठीक है। तो देखो फिनाइल का यूज, ये चीज मैं आपको वैसे बता चुका, जीवाणु रोधी, जीवाणु नाशी। अब वहां पर आप थोड़ा सा आपको याद तो करना पड़ेगा कि फिनाइल किस प्रकार की औषधि थी। तो फिनाइल जीवाणु रोधी, जीवाणु नाशी, गंध है और विष परजीवी विघ्न के रूप में काम में लेते हैं। इसके रूप में काम में लेते हैं। देखो जीवाणु नाशी, क्योंकि फिनाइल किस प्रकार की होती थी, जीवाणु नाशी थी, तो ये जीवाणु नाशी का तो काम करेगी, ये रोधक का काम भी करेगी। नाश के साथ साथ क्या कर रही है, रोधक का काम भी कर रही है। तो जीवाणु रोधक, जीवाणु नाशी हो गई, जीवाणु रोधक हो गया। गंधहर बताया था मैंने कि आप गंधहर के लिए किसका यूज करते हैं, फिनाइल का यूज करते हैं। तो जीवाणु नाशी हो गया, जीवाणु रोधी हो गया, गंधहर हो गया और परजीवी विघ्न हो गया। परजीवी विघ्न हो गया। आगे समझ में, फिनाइल का यूज किस किस के लिए करते हैं, जीवाणु नाशी के लिए करते हैं, जीवाणु रोधी के लिए करते हैं, गंधहर के रूप में करते हैं और विष परजीवी विघ्न के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसकी देखते हैं प्रयोग विधि। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रयोग विधि कि कितनी मात्रा किसके लिए काम में लेते हैं। तो देखो पशु, यदि बात करें पशुशाला की सफाई, किसकी सफाई कर रहे हो, पशुशाला की सफाई कर रहे हो, तो पशुशाला की सफाई के लिए 1% घोल का प्रयोग करोगे। कितने परसेंट घोल का प्रयोग करना है आपको, 1% घोल का प्रयोग करना है पशुशाला की सफाई के लिए, फिनाइल का यूज करोगे। उसके बाद बात करें एफएमडी रोग में, देखो फिनाइल का यूज हम एफएमडी रोग में भी करते हैं। तो एफएमडी रोग में खुरों को धोने के लिए 1% घोल का प्रयोग। एफएमडी रोग में खुरों को धोने के लिए कितने परसेंट घोल का प्रयोग करोगे, 1% घोल का प्रयोग करोगे। और उसके बाद यदि आपको परजीवी के रूप में, परजीवी विघ्न के रूप में काम में लेना है और घाव के ऊपर लगाना है, परजीवी व घावों के लिए, परजीवी को नष्ट करने के लिए और घाव पर लगाने के लिए, तो आप फिनाइल के 1 से 2% घोल का प्रयोग करोगे। ये तो बात की हमने जिसके लिए, फिनाइल की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कार्बोलिक एसिड, दूसरी औषधि। हमारे पास में दूसरी औषधि आ गई कौन सी, कार्बोलिक एसिड या फिनोल। कार्बोलिक एसिड या जिसको हमने क्या कहा था, फिनोल कहा था। ये भी किस प्रकार की औषधि थी, जीवाणु नाशी औषधि थी। किस प्रकार की थी, जीवाणु नाशी औषधि थी। तो जीवाणु रोधी तो अपने आप हो गई, तो यहां पर देखा जीवाणु नाशी, जीवाणु रोधी, दाहक, कहां में लिया था, दाहक के रूप में, दाहक और परजीवी विघ्न, ठीक है। तो ये अपने पास में कार्बोलिक एसिड के उपयोग आए। जीवाणु नाशी के रूप में हमने इसका यूज किया, जीवाणु रोधी के रूप में काम में लिया, दाहक के रूप में काम में ले लिया, परजीवी विघ्न के रूप में काम में ले लिया। अब यहाँ इसका प्रयोग विधि काम में लेनी है। तो देखो प्रयोग विधि के लिए आपको क्या करना है, यदि हम क्या करेंगे, पशुशाला की सफाई, तो पशुशाला की सफाई के लिए 5% घोल का प्रयोग करोगे। पशुशाला की यदि सफाई कर रहे हो तो पशुशाला की सफाई के लिए कितने परसेंट घोल का प्रयोग करोगे, 5% घोल का प्रयोग करोगे। आ गया समझ में, पशुशाला की सफाई के लिए 5% घोल का प्रयोग। घाव यदि हमारे को धोने हैं, घाव हो जाए तो घावों के लिए 1% घोल का प्रयोग। पशुशाला की सफाई के लिए 5% घोल का प्रयोग, गायों को धोने के लिए 1% घोल का प्रयोग, परजीवियों के लिए जो भी परजीवी है
उन परजीवियों के लिए आप करोगे 2% घोल का प्रयोग। कितने परसेंट घोल का प्रयोग करोगे? 2% घोल का प्रयोग करोगे। और कभी कभी कुत्ता और सांप काट लेता है, उस स्थान पर भी लगाना होता है, तो उस स्थान पर आप क्या करोगे? इसको शुद्ध रूप से लगाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या जिसको हमने क्या कहा? लाल दवा के नाम से जाना। देखो, जो लाल दवा होती है इसका यूज कहां किया था? जीवाणु रोधी के रूप में किया था। किसके रूप में किया था? जीवाणु रोधी के रूप में किया था। तो उपयोग बताओगे जीवाणु रोधी। उपयोग के रूप में आपने क्या बताया? जीवाणु रोधी। पहला उपयोग हमारे पास में क्या आ गया? जीवाणु रोधी आ गया। जीवाणु रोधी के साथ साथ में हम इसका यूज कृमिनाशक के रूप में भी करते हैं, गंधहर के रूप में भी करते हैं। किस रूप में करते हैं? गंधहर, कृमिनाशक, गंधहर और कृमिनाशक के रूप में किसका यूज कर रहे हो? लाल दवा का प्रयोग कर रहे हो। अब बात करें इसके प्रयोग विधि की। देखो, प्रयोग विधि में आपको सबसे पहले पशुशाला की हम काम में ले रहे हैं। हाँ, पशुशाला और जो भी आपके उसके यंत्र होते हैं उसके लिए 1% घोल का प्रयोग करोगे। पशुशाला की सफाई के लिए 1% घोल का प्रयोग करोगे। तो पहला प्रयोग बताया आपने, पशुशाला यंत्र व उपकरणों के लिए, उपकरणों की सफाई के लिए 1% घोल का प्रयोग। 1% घोल का प्रयोग हमने किसके लिए किया? पशुशाला की सफाई के लिए कर लिया, उसके यंत्रों की सफाई के लिए कर लिया, उपकरणों की सफाई के लिए कर लिया। उसके बाद यदि घावों को धोएंगे तो घावों को धोने के लिए 1% घोल का प्रयोग काम में लेते हैं। पशु के घावों को धोने के लिए गांवों को धोने के लिए कितने % घोल का प्रयोग करोगे? 1% घोल का प्रयोग करोगे। और यदि सांप या कुत्ता काट ले उस स्थान पर आपको क्या करना है? 1 से 2% घोल का इंजेक्शन लगाना है। तो सांप व कुत्ते के काटे स्थान पर स्थान पर 1 से 2% घोल का प्रयोग। कितने % घोल का प्रयोग कर रहे हो? 1 से 2% घोल का प्रयोग कर रहे हो। कहां पर? सांप व कुत्ते के काटे स्थान पर। इसी के अंतर चलो, उसके बाद हमने देख लिया लाल दवा। लाल दवा के बाद में देखते हैं लाइसोल। नेक्स्ट औषधि लाइसोल। नेक्स्ट औषधि कौन सी हो गई अपने पास में? लाइसोल। देखो, लाइसोल को कहां पढ़ा था? जीवाणुनाशी के रूप में पढ़ा था। कहां पढ़ा था? जीवाणुनाशी के रूप में पढ़ा था। जो औषधि जीवाणुनाशी है वो औषधि अपने आप में क्या थी? जीवाणु रोधी थी। क्या थी? जीवाणु रोधी थी। तो यहां पर सबसे पहले बताया जीवाणुनाशी, उसके बाद में बताया जीवाणु रोधी, गंधहर और विषरोधक। जीवाणुनाशी, जीवाणु रोधी, गंधहर और विषरोधक, इनके रूप में हम इसका यूज करते हैं। किस किस रूप में? जीवाणुनाशी के रूप में, जीवाणु रोधी के रूप में, गंधहर और विषरोधक के रूप में इसका यूज करते हैं। प्रयोग विधि
नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं प्रयोग विधि। देखो इसका लाइसोल का जो प्रयोग करोगे वो लाइसोल का प्रयोग आपको करना है पशुशाला की सफाई के लिए, गायों को धोने के लिए, पशुशाला में उसके उपकरणों को धोने के लिए और गर्भाशय को धोने के लिए। तो सबसे पहले यहां बात कर लेता हूं मैं पशुशाला यंत्र व उपकरण, इनको धोने के लिए तो क्या करते हैं 1 से 2% घोल का प्रयोग करते हैं। कितने घोल का प्रयोग कर रहे हो 1 से 2% घोल का प्रयोग कर रहे हो। किस किस को लिए पशुशाला की सफाई के लिए, उसके यंत्र व उपकरणों को धोने के लिए 1 से 2% घोल का प्रयोग। इसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पशु ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं गर्भाशय को धोने के लिए। गर्भाशय को धोने के लिए 1 से 2% घोल का प्रयोग, 1 से 2% घोल का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, किसको धोने के लिए गर्भाशय को धोने के लिए। और यदि आप गायों को धोओगे तो गायों को धोने के लिए 1% घोल का प्रयोग करोगे। गायों को धोने के लिए कितने % घोल का प्रयोग करोगे ओनली 1% घोल का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट औषधि, और नेक्स्ट औषधि के रूप में हम देखते हैं मैगसाल्प। मैगसाल्प, देखो जो मैगसाल्प था उस मैगसाल्प का यूज किसके रूप में किया था विरेचक के रूप में किया था। किसके रूप में किया था विरेचक के रूप में किया था। तो यहां पर विरेचक पहली कंडीशन हमने बताई विरेचक। इसके अलावा इसको ज्वर रोधी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। किस रूप में काम में ले सकते हैं ज्वर रोधी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं प्रयोग विधि। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत देखते हैं प्रयोग विधि। देखो जो भी आपका प्रयोग है मैगसाल्प, इस मैगसाल्प का प्रयोग हमने किसके रूप में किया विरेचक के रूप में किया, यानी पेट को साफ करने के काम में लिया। तो गाय का पेट साफ करने के लिए, गाय भैंस का पेट साफ करने के लिए 250 से लेके 400 ग्राम, कितना काम में ले रहे हो 250 से लेके 400 ग्राम आपको क्या करना है मैगसाल्प का यूज करना है। और यदि ज्वर को कम करना है, ज्वर को कम करना है, इसके लिए ज्वर को कम करने के लिए 150 से 200 ग्राम, कितना दोगे 150 से 200 ग्राम दोगे। तो मैंने आपको बता दिया मैगसाल्प का यूज विरेचक और ज्वर रोधी के रूप में किया जाता है। विरेचक के रूप में आप मात्रा काम में लोगे 250 से 400 ग्राम और ज्वर रोधी के रूप में काम में लोगे 150 से लेके 200 ग्राम। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अरंडी का तेल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया अरंडी का तेल। ये भी क्या था विरेचक था। एक तो देखो अरंडी का तेल था वो रेचक के रूप में काम में लिया, दूसरा हमने किसके रूप में काम में लिया था मर्दन तेल के रूप में भी काम में लिया, और इसको प्रोटेक्टिव के रूप में भी अपन काम में लेते हैं। तो विरेचक व प्रोटेक्टिव के रूप में विरेचक व
प्रोटेक्टिव के रूप में हम इसको यूज में लेते हैं। देखो जो अरंडी का तेल होता है, उस अरंडी का तेल का यूज किसके लिए कर रहे हैं? विरेचक के रूप में कर रहे हैं। तो जो भी बड़े पशु हैं, उन बड़े पशुओं के लिए मात्रा ज्यादा रखी जाएगी। 10 लाने हैं तो 10 लाने के लिए आप क्या करोगे? बड़े पशुओं के लिए मात्रा ज्यादा रखोगे। कितनी रखोगे? 600 से 1200 ml रखोगे। कितनी रखनी है? 600 से 1200 ml रखनी है। और जो छोटे पशु हैं, उन छोटे पशुओं के लिए क्या करोगे? मात्रा कम लोगे। सिंपल सी बात है। तो छोटे पशुओं के लिए आपको इसकी मात्रा काम में लेनी है 50 से 125 ml। 50 से 125 ml किसके रूप में काम में लेनी है? आप विरेचक के रूप में काम में लोगे। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो ये है अरंडी का तेल है, इसको खीस के रूप क्या करते हैं? दस्तों के काम में लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे को खीस खिलानी होती है, खीस खिलाओगे, अपने आप में क्या होता है, जो भी उसका मल है वो बाहर निकल जाता है, तो वो जमता नहीं है, मल जमता नहीं है। उसको बाहर निकालने के लिए कभी कभी हमारे पास में खीस अवेलेबल नहीं होती है, तो खीस की अनुपस्थिति में अरंडी का तेल का प्रयोग करोगे। खीस की अनुपस्थिति में क्या करोगे? अरंडी का तेल का प्रयोग करोगे। मात्रा रखोगे 10 ml। खीस की अनुपस्थिति में 10 ml दिन में 2 से 3 बार। कितनी बार पिलाओगे? दिन में 2 से 3 बार उसको दोगे बच्चे को, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसमें जो उसका मल है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट औषधि के रूप में एल्कोहल। अपने पास में नेक्स्ट औषधि कौन सी है? एल्कोहल। एल्कोहल का यूज किसके रूप में किया था? उत्तेजक के रूप में किया था। तो यहां इसका यूज बताओ, पहले तो बता दो उत्तेजक। और उत्तेजक के अलावा ये बाह्य रोगाणुनाशक के रूप में भी काम में लेते हैं इसको। बाह्य रोगाणुनाशक, उत्तेजक एंड बाह्य रोगाणुनाशक के रूप में इसको यूज में ले रहे हैं। देखो उत्तेजना के रूप में इसका यूज कम करते हैं। उत्तेजना के रूप में तो थकान यदि पशु को हो, उस कंडीशन में उसको 500 ml मात्रा देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? 500 ml मात्रा देनी चाहिए। और यदि छोटे बच्चों में निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा हो जाए, उस कंडीशन में इसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए? 50 ml मात्रा यूज में लेनी चाहिए। थकान व सर्दी को दूर करने के लिए कितनी मात्रा? 500 ml प्रति प्रौढ़ पशु। एक प्रौढ़ पशु होगा, उस प्रौढ़ पशु के लिए इसकी मात्रा रखी जाएगी 500 ml। लेकिन जब निमोनिया हो जाए, छोटे बच्चों में क्या होता है? निमोनिया हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। निमोनिया व इन्फ्लुएंजा, इसके कंट्रोल के लिए आपको कितना काम में लेना है? 50 ml काम में लेना है। कितना काम में लेना है? 50 ml काम में लेना है। ठीक है, आ गया समझ में? एल्कोहल का यूज किसके रूप में करते हैं? उत्तेजक के रूप में करते हैं, और साथ साथ में बाह्य रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट औषधि कपूर। नेक्स्ट औषधि अपने पास में कौन सी आ गई? कपूर। देखो जो कपूर है, इसका यूज उत्तेजक के रूप के साथ साथ जीवाणुरोधक, ज्वर रोधी और गेसर के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका यूज हुआ वो किसके रूप में हुआ? उत्तेजक के रूप में हुआ। उत्तेजक के साथ साथ इसका यूज हम रोधी के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? रोगाणुरोधी के रूप में कर सकते हैं, ज्वर रोधी के रूप में कर सकते हैं।
तो उत्तेजक, रोगाणुरोधी, ज्वर रोधी, ये हो गया कपूर का कार्य। फिर बात करें इसका यूज हम कितनी मात्रा में करना है हमारे को, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रयोग। देखो आपको क्या करना है, जो भी कपूर होता है इस कपूर को ईथर के साथ में देना है। किसके साथ में देना है? ईथर के साथ में देना है। तो जब भी पशु को सर्दी जुकाम हो जाए, उस सर्दी जुकाम में क्या करना है, कपूर और ईथर को अनुपात में देना है। सर्दी व जुकाम में कपूर व ईथर का 1:4 कितना होना चाहिए? 1:4 आपको देना है। ठीक है। और ऐसे ही यदि आपको क्या करना है, कोई घाव है, उस घाव के ऊपर भी आप कपूर का यूज कर सकते हो। तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसके साथ में पीसकर आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट अपने पास में आता है नीला तोता, कृमिनाशक था नीला तोता। देखो नीला तोता होता है, इसका यूज हमने किसके रूप में किया था? कृमिनाशक के रूप में किया था। साथ में रोमेटिंग के लिए भी, वमनकारी के रूप में भी हमने इसको यूज में लिया था। तो सबसे पहले इसका यूज बताओ, कृमिनाशक। सबसे पहला यूज क्या आ गया? कृमिनाशक। उसके बाद में वमनकारी, सॉरी हाँ बिल्कुल वमनकारी। वमनकारी का मतलब समझा दिया मैंने कि वमनकारी का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग, जिसको कहते हैं उल्टी लाने का कार्य करता हो। तो कृमिनाशक हो गया, वमनकारी हो गया, जीवाणुरोधक और परजीवी विघ्न। ठीक है। तो ये तो आपको नीला तोता का यूज आप कर रहे हो। नीला तोता की कितनी मात्रा आपको काम में लेनी है, तो देखो इसका प्रयोग विधि हम देखते हैं। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि के लिए आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो आप एफएमडी जो रोग होता है आपका, खुरपका मुंह का रोग होता है, उस एफएमडी रोग में आपको क्या करना है? खुरों को धोना है। एफएमडी में खुरों को धोने के लिए आप क्या करोगे? इसके 2% घोल का प्रयोग करोगे। कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करोगे? 2% घोल का प्रयोग करोगे। खुरों को धोने के लिए 2% घोल का प्रयोग करोगे। ऐसे ही जो दूषित चारागाह होते हैं, उन दूषित चारागाहों के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो दूषित चारागाहों के लिए भी आप क्या कर सकते हो? 2% घोल का प्रयोग कर सकते हो। और आंतरिक परजीवियों, क्योंकि काम इसका क्या है? परजीवी को नष्ट करना। तो परजीवी, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए 1% घोल का प्रयोग कर सकते हो। आंतरिक परजीवियों के लिए कितने % घोल का प्रयोग करोगे? 1% घोल का प्रयोग करोगे। ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फिनोविस। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया? फिनोविस। फिनोविस का यूज भी कृमिनाशक के रूप में किया था। तो यूज बताइए इसका। कृमिनाशक किसके रूप में किया था? कृमिनाशक के रूप में किया था। प्रयोग विधि, देखो प्रयोग विधि के लिए आपको ध्यान रखना, गाय भैंस को फिनोविस की मात्रा देनी है 30 से 45 ग्राम और भेड़ बकरी को देनी है लगभग 15 से 30 ग्राम। ठीक है। तो गाय भैंस के लिए 30 से 45 ग्राम फिनोविस की मात्रा यूज में लोगे और भेड़ बकरी के लिए 15 से 30 ग्राम काम में लोगे। भेड़ बकरी के लिए कितना लोगे? 15 से 30 ग्राम आपको काम में लेना है। ठीक है।
चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन का यूज किसके लिए किया था? स्तंभक के रूप में किया था। तो स्तंभक और जीवाणु रोधी, स्तंभक व जीवाणु रोधी के रूप में किसका यूज कर रहे हो? टिंचर आयोडीन का यूज कर रहे हो। ठीक है, मात्रा देखो, त्वचा को जीवाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं? टिंचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं। मात्रा 1% घोल। कितना परसेंट घोल का यूज करोगे? 1% घोल का यूज करोगे। त्वचा को जीवाणु रहित करने के लिए 1% घोल का प्रयोग करोगे। किसका? टिंचर आयोडीन का। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट औषधि फिटकरी। छोटी छोटी औषधियां हैं, ज्यादा आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना नहीं है। फिटकरी, फिटकरी का यूज स्तंभक के रूप में किया था और स्तंभक में भी बाह्य स्तंभक के रूप में हमने किया था। तो याद होना चाहिए कि आप फिटकरी का यूज किसके लिए कर रहे हो। एक तो स्तंभक में बाह्य स्तंभक के रूप में किया था और दूसरा हमने वमनकारी यानी वोमिटिंग के लिए काम में लिया था। तो आपको बताना है स्तंभक और वमनकारी, स्तंभक और वमनकारी के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हो? फिटकरी का प्रयोग कर रहे हो। देखो एफएमडी जो रोग होगा, उस एफएमडी रोग में फिटकरी का यूज, जो भी उसके घाव होंगे, एफएमडी में जो छाले होते हैं, उन छालों के लिए 1 से 2% घोल का प्रयोग करोगे। एफएमडी में छालों के लिए 1 से 2% घोल का प्रयोग। एफएमडी रोग है, खुरप का मुंह का रोग है, उसमें छाले हो जाते हैं और छालों के लिए कितना परसेंट घोल का यूज कर रहे हो? 1 से 2% घोल का प्रयोग कर रहे हो। और ऐसे ही जो भी घाव होते हैं और गर्भाशय होता है, घाव है, गर्भाशय को धोने के लिए, घाव है, गर्भाशय को धोने के लिए आप कितने परसेंट घोल का यूज करोगे? 1% घोल का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट तारपीन का तेल। नेक्स्ट अपने पास में आता है तारपीन का तेल। तारपीन के तेल का यूज हमने किसके लिए किया था? मर्दन तेल के रूप में किया था। किसके रूप में किया था? मर्दन तेल के रूप में किया था। तो पहला जो इसका यूज बताओगे वो बता दो, मर्दन तेल। इसके अलावा इसका यूज हम किसके रूप में करते हैं? रोधक के रूप में भी करते हैं। तो नेक्स्ट इसका यूज जीवाणु रोधक, जीवाणु रोधक, और इसके अलावा परजीवी नाशक के रूप में इसका यूज करते हैं। इसके रूप में कर रहे हो? परजीवी नाशक के रूप में इसका यूज कर रहे हो। मर्दन तेल हो गया, जीवाणु रोधक हो गया और परजीवी नाशक हो गया। तारपीन का तेल का यदि आपको क्या करना है? निमोनिया में मालिश करनी है, तो इसका यूज आप जो मात्रा होगी वो मात्रा आप काम में शुद्ध रूप से आप काम में लोगे। और यदि पशु को आफरा आ जाता है, तो उस आफरा आने की कंडीशन में 30 से 60 ml मात्रा आप अन्य तेल के साथ मिलाकर दे सकते हो। निमोनिया में पशु की छाती पर मालिश, एक तो यूज जो होगा और दूसरा होगा आफरा आने की कंडीशन में। आफरा आने पर कितनी मात्रा काम में लोगे? 30 से 50 ml का मात्रा आप काम में लोगे। अन्य तेल के साथ। अन्य तेल के साथ। इसी के साथ आपकी जो भी औषधियां हैं
उनका उपयोग वगैरह हम क्या कर लिया, हमने देख लिया। यहाँ पर ये औषधियां कंप्लीट होती हैं। आगे आपके पशुपालन में एक टॉपिक बच जाता है दुग्ध विज्ञान, जिसके अंतर्गत दूध और दूध से संबंधित उत्पाद हैं, वो हमारे को देखने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।